नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वित्त प्रौद्योगिकी फिनटेक पर विचार मंच इन्फिनिटी फोरम का शुभारंभ करेंगे। स्टार्टअप, टेक और नवाचार से संबद्ध युवाओं से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई राज्य में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद आज विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। गोरखपुर में आज दूरदर्शन केंद्र के भू केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। भारत ने नवीन ऊर्जा ईंधन स्रोतों से विद्युत क्षमता के 40% का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण चक्रवात के तेज होने की आशंका। इसके कल सुबह तक आंध्र प्रदेश, ओडिशा तट पर पहुंचने की संभावना। खेल मंत्रालय ओलंपिक में भारत की प्रगति के लिए मिशन ओलंपिक सेल में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों की संख्या दोगुनी करेगा। जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला जर्मनी के साथ और फ्रांस का मुकाबला अर्जेंटीना के साथ होगा। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज सुबह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होगा। समाचार प्रभात में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वित्त प्रौद्योगिकी पर विचार मंच इन्फिनिटी फोरम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम की मेजबानी गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण कर रहा है। भारत सरकार के इस आयोजन की पहली कड़ी में इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन साझेदार देश हैं। प्रधानमंत्री ने युवाओं से विशेष रूप से स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी और नवाचार अपनाने वालों से इन्फिनिटी फोरम के बारे में जानकारी लेने और इससे संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने की अपील की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 2 दिवसीय यह आयोजन फिनटेक से संबंधित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और समावेशी विकास के लिए इसका उपयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इन्फिनिटी फोरम की थीम बियॉन्ड है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह फोरम में भाग लेने वालों को पारंपरिक मानसिकता और दृष्टिकोण से परे सोचने और स्पेस टेक, ग्रीन टेक, एग्री टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए रुझानों पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करेगा। इन्फिनिटी फोरम नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी में दुनिया के अग्रणी लोगों को एक साथ लाएगा। इस दौरान वे चर्चा करेंगे कि कैसे फिनटेक उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ समावेशी विकास और बड़े पैमाने पर मानवता की सेवा के लिए किया जा सकता है। फोरम में विभिन्न देशों के मंत्री, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ और एमडी भाग लेंगे। नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया, फिक्की और नेस्कॉम इस साल के इन्फिनिटी फोरम के प्रमुख भागीदार हैं। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, राज्यों और जिलों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले, ए नारायण स्वामी और प्रतिमा भौमिक भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में तूफान जवाद से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्यों और संबंधित एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को हर संभव उपाय करने का निर्देश दिया ताकि लोगों को सुरक्षित निकालने और सभी आवश्यक सेवाएं बनाए रखने को सुनिश्चित किया जा सके। श्री मोदी ने अधिकारियों से कहा कि 7 दिन 24 घंटे नियंत्रण कक्ष काम करते रहने चाहिए। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तूफान का रूप ले सकता है। आशंका है कि ये कल तड़के उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट पर पहुंच सकता है। इससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में तेज वर्षा होने की आशंका है। गृह मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों को राज्य आपदा राहत बल के लिए पहली किस्त जारी कर दी है। पूर्वी तट रेलवे ने कल से 3 दिन तक 95 रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। पूर्वी तट रेलवे ने अपने पोर्टल पर कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए एहतियाती उपायों के तहत विभिन्न स्थानों से चलने वाली और इस क्षेत्र से गुजरने वाली रेलगाड़ियां 2 से 4 दिसंबर तक रद्द कर दी गई हैं। रेल सदन में पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय और विशाखापट्टनम, खुर्दा रोड और संबलपुर मंडल मुख्यालय में आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ 24 घंटे खुले रहेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई राज्य में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मरीजों की पुष्टि के बाद आज विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि वे नई मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार के विशेषज्ञों से विचार और दिशा निर्देश प्राप्त करने के प्रयास भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्य सचिव से इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने को कहा है। श्री बोम्मई ने यह भी बताया कि वे इस विषय पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ पहले ही चर्चा कर चुके हैं और उन्होंने राज्य सरकार के साथ ओमिक्रॉन के नए मामलों के सभी विवरण साझा करने का आश्वासन दिया है। कोविड के इस नए वेरिएंट के बारे में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार 25 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन में सूचना दी थी। नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल लोकसभा में बताया कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन निश्चित रूप से विमानन क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और कई देशों ने इसके अलग अलग मानदंड रखे हैं। श्री सिंधिया ने बताया कि भारत ने 11 देशों को जोखिम की श्रेणी में रखा है और वहां से आने वाले यात्रियों की सघन जांच की जा रही है। देश में 125 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 79 करोड़ 32 लाख से अधिक पहली डोज के रूप में, जबकि 46 करोड़ 33 लाख से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल शाम 7 बजे तक वैक्सीन की 46,33,000 से अधिक डोज दी गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड के नए वायरस ओमिक्रॉन से संक्रमित 2 मरीजों का पता चला है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि दोनों मरीज कर्नाटका में मिले हैं। उन्होंने कहा कि इन मरीजों के संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान कर ली गई है और उनकी जांच की जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटका में, और उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं, जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं, उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि 29 देशों में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित 373 मरीजों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक 183 रोगी दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं, इसके बाद बोत्सवाना और नीदरलैंड्स हैं। श्री अग्रवाल ने ओमिक्रॉन के तेज संक्रमण और घातक होने के बारे में कहा कि शुरुआती आंकड़े वायरस के नए स्वरूप के तेज संक्रमण को दर्शाते हैं, लेकिन तथ्यों पर आधारित और अध्ययन की आवश्यकता है। करीब 29 देशों में 373 केस इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक नोट किए जा चुके हैं और हमारे देश में इसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिसमें मुख्यतः सबसे अधिक केस साउथ अफ्रीका में है, उसके बाद अधिक केस बोत्सवाना में, नीदरलैंड में, यूनाइटेड किंगडम में, जर्मनी में, पोर्चुगल और घाना ऐसे देशों में नोट किए गए हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड के नए विषाणु से निपटने के लिए जांच में तेजी लाने, संपर्क के आए लोगों की पहचान करने और स्वास्थ्य ढांचे में सुधार करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जांच जरूरी है।
उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पॉजिटिव नमूनों के जीनोम अनुक्रमण के लिए प्रयोगशाला भेजने की सलाह दी गई है। हम इन स्टेट से डिस्कस करते रहते हैं। हमारा एफर्ट है कि हम टेस्टिंग की संख्या बढ़ाएं और इन्फेक्शन को जल्दी से जल्दी पकड़ सके ताकि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के द्वारा उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन को वहीं पर रोक सकें। इसी के साथ ही देश ने कोविड के वैक्सीनेशन कवरेज में नए आयाम स्थापित किए हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के भू केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर इटावा, लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में आकाशवाणी के 3 FM केंद्रों का भी वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया जाएगा। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी और दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बना ये अर्थ स्टेशन उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन का दूसरा अर्थ स्टेशन होगा। इसके शुरू हो जाने के बाद स्थानीय स्तर पर तैयार कार्यक्रमों का प्रसारण DTH के माध्यम से पूरे विश्व में हो सकेगा। अभी तक ये सुविधा केवल दूरदर्शन केंद्र लखनऊ के पास उपलब्ध थी। गोरखपुर में अर्थ स्टेशन शुरू होने का सबसे अधिक फायदा स्थानीय भोजपुरी कलाकारों को होगा, जो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। आकाशवाणी के जिन 3 FM स्टेशन का आज वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन होगा वो इटावा, लखीमपुर खीरी और बहराइच जनपदों में हैं। इन FM स्टेशन के शुरू होने से आकाशवाणी की पहुंच अब और अधिक श्रोताओं तक होगी। भारत नेपाल सीमा पर स्थित बहराइच और लखीमपुर खीरी के FM स्टेशन इस पूरे क्षेत्र में आकाशवाणी की पहुंच को और बेहतर बनाएंगे। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर। भारत ने नवीन ऊर्जा ईंधन स्रोतों से 40% स्थापित विद्युत क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि देश में नवीन ईंधन स्रोतों से कुल स्थापित क्षमता 156.83 गीगावाट है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने फ्रांस में जलवायु परिवर्तन समझौते में शामिल देशों के सम्मेलन में तय सीमा से काफी पहले ही ये लक्ष्य पिछले महीने प्राप्त कर लिया। भारत ने वर्ष 2030 तक स्थापित विद्युत क्षमता का 40% नवीन ऊर्जा स्रोतों से हासिल करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। देश में इस समय नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता 150.05 गीगावाट है, जबकि परमाणु ऊर्जा आधारित स्थापित विद्युत क्षमता 6.78 गीगावाट है। भोपाल गैस त्रासदी की आज बरसी है। 37 वर्ष पहले 2-3 दिसंबर 1948 की मध्य रात्रि में भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में गैस रिसाव के कारण ये त्रासदी हुई थी और इसे विश्व की सबसे दुखद औद्योगिक आपदा माना जाता है। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट। दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदाओं में से एक मानी जाने वाली भोपाल गैस त्रासदी के प्रत्यक्षदर्शी लोगों में से एक फोटो पत्रकार कमलेश जैमिनी ने आपदा की अपनी ज्वलंत यादें साझा करते हुए इसे एक दर्दनाक रात के रूप में याद किया। वो रात कभी भुलाई नहीं जा सकती। ऐसी दुर्घटना अब भविष्य में न हो। राज्य सरकार का भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग गैर सरकारी संगठनों के साथ पीड़ितों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की दिशा में काम कर रहा है। विभाग के मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि गैस पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा राहत प्रदान करने की दृष्टि से व्यापक चिकित्सा पुनर्वास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। हमने वो बहनें जो गैस कांड के समय कल्याणी हुई, विधवा हुई, उनको पेंशन फिर से शुरू की है। हम यूनियन कार्बाइड परिसर से कचरा का निष्पादन कर यूनियन कार्बाइड परिसर में एक रोजगारोन्मुखी मेमोरियल भी बना रहे हैं, जिसमें गैस पीड़ितों को रोजगार के नए अवसर हम प्रदान करेंगे। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1994 की मध्य रात्रि को घटित हुई थी। राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने आकाशवाणी के पूरे बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि और आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कल नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में 23 वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने संशोधित मिशन ओलंपिक प्रकोष्ठ MOC के कोर सदस्यों में पूर्व एथलीटों की संख्या दोगुनी कर दी है। ये फैसला MOC को अधिक खिलाड़ी केंद्रित बनाने के लिए किया गया है। ये प्रकोष्ठ लक्षित ओलंपिक्स पोडियम के जरिए भारत की ओलंपिक तैयारी का संचालन करता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि MOC में अधिक एथलीट शामिल करने का निर्णय पिछले ओलंपिक खेलों में अर्जित अनुभव के आधार पर किया गया है।
भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में आज जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला 6 बार के विश्व कप विजेता जर्मनी के साथ होगा। अन्य सेमीफाइनल में आज शाम 4:30 बजे फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच मुकाबला होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और फाइनल मैच आज से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। विदाई दे माँ घुरे हाशी 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 पूर्व हाशी देखबे भारतवासी आमी हाशी हाशी पूर्व हाशी देखबे भारतवासी। आज हम याद कर रहे हैं सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक खुदीराम बोस को। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर जिले में हुआ था। खुदीराम किशोरावस्था से ही क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर आकर्षित थे और केवल 15 वर्ष की छोटी उम्र में क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। वे श्री अरबिंदो घोष और सिस्टर निवेदिता से प्रेरित थे। खुदीराम के जीवन का निर्णायक क्षण 1908 में तब आया जब उन्हें और प्रफुल्ल चाकी को ब्रिटिश अधिकारी किंग्सफोर्ड को सबक सिखाने का काम सौंपा गया। शुरुआत में कोर्ट में बम फेंकने की योजना थी, लेकिन वहां मौजूद नागरिकों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए ये विचार बदल दिया गया। इसके बाद 30 अप्रैल 1908 को उन्होंने उस वाहन पर बम फेंका जिसमें उनके विचार से किंग्सफोर्ड सवार थे, लेकिन किंग्सफोर्ड बच निकला। पुलिस ने बिहार के समस्तीपुर जिले के वैनी रेलवे स्टेशन से खुदीराम को गिरफ्तार किया, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने इससे पहले स्वयं ही मृत्यु का वरण कर लिया। खुदीराम को हथकड़ी बांधकर जब मुजफ्फरपुर थाने में लाया गया तो समूचा शहर इस किशोर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। जुलाई 1908 को खुदीराम बोस को मौत की सजा सुनाई गई। जब अंग्रेज जज ने उनसे पूछा कि क्या वो मौत की सजा का मतलब समझते हैं, तो इस पर खुदीराम ने मुस्कुराते हुए शांति से सिर हिला दिया। खुदीराम ने कहा कि उनके वकील ने उन्हें बम बनाने के लिए बहुत छोटा समझा, लेकिन अगर उन्हें फांसी दिए जाने से पहले कुछ समय दिया जाए तो वो जज को भी बम बनाना सिखा सकते हैं। खुदीराम को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। हम इस युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं। आज जयंती है भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति
भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। जब हम स्वतंत्रता के अधिकारों को और आजादी के अख्तियारों को अपने हाथों में लेने जा रहे हैं, हमारा पहला कर्तव्य है हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें जिन्होंने इस दिन के लाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी और तरह तरह के कष्ट सहे और मुसीबतें झेली। प्यार से राजन बाबू कहे जाने वाले राजेंद्र प्रसाद ने नवनिर्मित गणतंत्र के भविष्य निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश और राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान राजेंद्र प्रसाद की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। जाति और अस्पृश्यता पर गांधी जी के विचारों से वे अत्यधिक प्रभावित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने वकालत छोड़ दी और 1921 में पटना के पास नेशनल कॉलेज शुरू किया। जुलाई 1946 में जब देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की गई, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए। हम जानते हैं कि देश में इस स्वतंत्रता प्राप्ति से जो उल्लास, जो खुशी और जो उत्साह होना चाहिए, वो इसका बंटवारा हो जाने के कारण किरकिरा हो गया। हमारा काम है कि जो हमारे साथ रह गया है उसको हम ऐसा सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और समुन्नत करें कि बिछड़े हुए प्रदेशों को फिर हमसे मिल जाना बहुत अधिक लाभप्रद मालूम हो। हम आशा करते हैं हम अपने व्यवहार से, अपनी कार्य दक्षता से उनको फिर अपनी ओर वापस ला सकेंगे। 26 जनवरी 1950 को वे देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए। 12 वर्ष राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में सेवानिवृत्त हुए। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 28 फरवरी 1963 को 78 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इस महान राष्ट्रीय नेता को हमारा नमन। आज हम रमा देवी चौधरी को भी याद कर रहे हैं, जो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और ओडिशा के एक समाज सुधारक थी। वर्ष 1921 उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, जब वो गांधी जी और कस्तूरबा जी से मिली। वे अपने परिवार के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो गयी। 8 नवंबर 1930 को बालेश्वर और जगत सिंहपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने पर उन्हें जेल में डाल दिया गया। रमा देवी ने पुनर्निर्माण के लिए रामचंद्रपुर में सेवा घर की स्थापना की। गांधी जी ने आशीर्वाद देते हुए 20 मई 1934 को आश्रम का उद्घाटन किया। रमा देवी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक बार फिर 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता के बाद रमा देवी ने खुद को पूरी तरह से आचार्य विनोबा भावे के भूदान और ग्रामदान आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया। 22 जुलाई 1985 को रमा देवी ने अंतिम सांस ली। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। विशाल, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मरीजों की पुष्टि अखबारों की बड़ी खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, ओमिक्रॉन भारत पहुंचा, कर्नाटक में 2 केस, संपर्क में आए 5 और भी संक्रमित। दूसरी लहर वाले डेल्टा से 5 गुना अधिक तेज, केंद्र सरकार ने कहा घबराने की जरूरत नहीं। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राष्ट्र का संकल्प ओमिक्रॉन को है हराना। आओ नागरिक धर्म निभाएं, मास्क, दूरी और वैक्सीन अपनाकर सबका जीवन बचाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सुप्रीम सख्ती के बाद दिल्ली में आज से सभी स्कूल बंद। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को 24 घंटे में सुझाव देने का निर्देश दिया।
राज्यसभा में बांध सुरक्षा विधेयक 2019 की मंजूरी पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, बांधों की सुरक्षा में लापरवाही की तो राज्यों पर लगेगी पेनल्टी। सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर जनसत्ता ने केंद्र सरकार के हवाले से लिखा है, इससे राज्यों की पुलिस के अधिकार क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वित्त प्रौद्योगिकी फिनटेक पर विचार मंच इन्फिनिटी फोरम का शुभारंभ करेंगे। स्टार्टअप, टेक और नवाचार से संबद्ध युवाओं से इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई राज्य में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद आज विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे। गोरखपुर में आज दूरदर्शन केंद्र के भू केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। भारत ने नवीन ऊर्जा ईंधन स्रोतों से विद्युत क्षमता के 40% का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने से चक्रवात के तेज होने की आशंका। इसके कल सुबह तक आंध्र प्रदेश ओडिशा तट पर पहुंचने की संभावना है। और खेल मंत्रालय ओलंपिक में भारत की प्रगति के लिए मिशन ओलंपिक सेल में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों की संख्या दोगुनी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।